Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर की अगर मैं ओवरव्यू दूं तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो चीज पढ़ना है, दो सेल के बारे में पढ़ना है। जो पहला सेल है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा सेल जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। पहला क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इस स्लाइड में जो डायग्राम लगा हुआ है, दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तब आप बहुत ही अच्छी तरह से अवेयर हो जाओगे कि बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और उनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके क्या फंक्शन है। सो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। हमारी पृथ्वी पे बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमारी पृथ्वी पे बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए। यहाँ पे तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि उनके बारे में आपको जानना है। तो बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। वहीं पे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। अब आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चरल फीचर क्या होते हैं और उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके क्या काम है। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल्स के क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उनके सेल ऑर्गेनल्स के क्या फंक्शन है। यहाँ पे बस मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की क्या खास बात होती है, व्हाट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सपोज दैट कि मैंने ये जेनेटिक मटेरियल बनाया, ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर इन्वेलप से क्या होता है, सराउंडेड होता है। दिस इज द न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो अंदर में मैंने धागे लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इंटैंगल्ड थ्रेड बनाया है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से सराउंडेड होता है, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन करता है। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं। अगर हम इस पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। पहला क्या है, यूनिसेलुलर है और दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर है। अब सवाल यह है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सो साइंस में आपको कोई भी वर्ड का मतलब समझना है तो उसको सिर्फ दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, दो वर्ड में स्प्लिट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनिसेलुलर को अगर हम बोलें तो यूनिसेलुलर दो वर्ड से बना हुआ है। दो वर्ड कौन कौन से हैं, पहला है यूनि और दूसरा है सेलुलर। सिमिलरली मल्टी सेलुलर भी दो वर्ड से बना है, पहला है मल्टी और दूसरा है सेलुलर।
यूनि की अगर हम बात करें तो यूनि मतलब होता है क्या, यूनि मतलब होता है सिंगल, मतलब वन। सेलुलर की अगर हम बात करें तो सेलुलर का मतलब होता है सेल। सिमिलरली मल्टी सेलुलर में अगर मल्टी की बात करें तो मल्टी का मतलब होता है मेनी एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। सो यूनिसेलुलर क्या है, अब मल्टी सेलुलर क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, ऑब्वियस सी बात है अगर आपको क्वेश्चन पेपर आएंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। इनके एग्जांपल्स है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दीज आर द डायग्राम्स जो कि अमीबा का है, बैक्टीरिया का है, क्लामाइडोमोनास का है, पैरामीशियम का है। दीज आर प्लांट्स एंड दीज आर एनिमल्स। सो अमीबा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अलॉन्ग विथ फंजाई मल्टीसेलुलर है। फंजाई में एक इंटरेस्टिंग चीज है, फंजाई में सारे फंजाई मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। नाउ आई थिंक आपको यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज सेल। अब सवाल ये है कि सेल होता क्या है, सेल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। अभी हमने क्या सीखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए कि ये सिंगल सेल होने के बावजूद भी, ये सिंगल सेल है और सिंगल सेल होने के बावजूद भी लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब सवाल ये है कि ये इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ क्या होते हैं। लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस को बेटा आपको क्लास 10th में पढ़ना है अंडर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ये सिंगल सेल होते हुए भी लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब ये इसेंशियल फंक्शन क्या है, इसेंशियल फंक्शन है सेल का मूवमेंट। फर्स्ट वन इज द मूवमेंट। सेकेंड इसेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज न्यूट्रिशन। थर्ड इसेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज द रेस्पिरेशन, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड इनके अलावा भी होते हैं दैट इज एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। सिंगल सेल होने के बावजूद भी ये लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन खुद ही परफॉर्म करता है, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहां से चीजें कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल होने के बावजूद भी लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। सेल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो वो लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। मीन्स सेल से एक सिंगल सेल से थोड़ा सा भी कंपोनेंट कम होंगे तो वो लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डेफिनेशन क्या है, अगर आपको आया कि व्हाट इज सेल, डिफाइन सेल, तो आप एक ही डेफिनेशन लिखेंगे दैट इज सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 7 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जो आपके बुक में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। फर्स्ट साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो दे आर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें, दे फर्स्ट डिस्कवर सेल, बट वो जो सेल थे वो लिविंग नहीं थे। और दूसरी खास बात, इन्होंने सेल कहाँ से डिस्कवर किया, इन्होंने सेल डिस्कवर किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के अंडर इन्वेस्टिगेट किया।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कॉर्क क्या है मैम। कॉर्क की अगर हम बात करें तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं, तो पेड़ में जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कॉर्क, जो कि ट्री का आउटर प्रोटेक्टिव कोट होता है। ये क्या है? ट्री का आउटर प्रोटेक्टिव कोट होता है, और ये एक लेयर से नहीं बल्कि ये मल्टीपल थिक लेयर से बने होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि जब कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें क्या दिखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज द हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्मॉल कंपार्टमेंट से बने होते हैं। ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से बने होते हैं? स्मॉल कंपार्टमेंट से बने होते हैं। दिस इज स्मॉल कंपार्टमेंट। और लैटिन में स्मॉल कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपार्टमेंट को बोलते हैं सेलुली। क्या बोलते हैं? सेलुली। अब इस सेलुली का मतलब क्या होता है? इस सेलुली का मतलब होता है सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। क्या होता है? स्मॉल रूम। सेलुली इज बेसिकली लैटिन वर्ड ऑफ सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सो रॉबर्ट हुक के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, फर्स्ट सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था जो कि लिविंग नहीं था। दूसरा, इन्होंने सेल कहां से डिस्कवर किया? सेल डिस्कवर किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से। ईयर याद रखना है 1665। नाउ जो सेकेंड साइंटिस्ट आए इस फील्ड में उनको बोलते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक को प्यार से हम एवी ल्यूवेनहुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवी ल्यूवेनहुक भी बोलते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इन लिविंग सेल को इन्होंने सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। वो लिविंग सेल्स क्या थे? बैक्टीरिया थे, ह्यूमन स्पर्म्स थे, आरबीसी थे, प्रोटोजोआस थे। सो अभी तक हमने 2 साइंटिस्ट पढ़े हैं। थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे प्रुकिंजे, जो 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म क्वाइंड किए थे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। सपोज दैट कि ये है सेल, जो कि मैंने ये बनाया है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और दुनिया का चाहे कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होते हैं, डेंसली स्ट्रेंड ऑर्गेनेल होते हैं जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और न्यूक्लियस में जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और यही प्रोटोप्लाज्म है जिसमें लाइफ के सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं। सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। इसीलिए हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। हक्सले ने क्या बताया? लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ सेल थियरी। सेल थियरी की अगर हम बात करें तो सेल थियरी जब भी पढ़ते हैं आपको 3 साइंटिस्ट के बारे में याद रखना है, क्योंकि सेल थियरी से 3 साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं। जो पहले 2 साइंटिस्ट हैं स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन की अगर हम बात करें तो ये जर्मन बोटैनिस्ट थे। ये क्या थे? जर्मन बोटैनिस्ट थे। वहीं पे स्वान की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब सवाल ये है कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे, आई एम 100% श्योर, कि बोटैनिस्ट क्या होते हैं मैम एंड जूलॉजिस्ट क्या होते हैं। बोटैनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये वो साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने प्लांट पे स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं जूलॉजिस्ट।
तो स्लीडेन एंड स्वान ऑलमोस्ट सेम टाइम में वर्क किए थे। स्लीडेन 1838 में एंड स्वान ने 1839 में, और इन्होंने दोनों के स्टडी के बेसिस पे सेल थियरी प्रपोज किया था। इनका स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट ये था कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं सभी के सभी सेल्स एंड उनके प्रोडक्ट से बनते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि सेल थियरी का स्टेटमेंट क्या होता है। सेल थियरी का स्टेटमेंट होता है बेटा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। और ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था स्लीडेन एंड स्वान ने। नाउ इस सेल थियरी की एक ड्रॉबैक थी। ड्रॉबैक ये थी कि ये तो सही है कि प्लांट एंड एनिमल सारे सेल्स के बने होते हैं, लेकिन जो नए सेल्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? तो उस स्टेटमेंट को इन्होंने, उस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसको एक्सप्लेन कौन किए? उसको एक्सप्लेन करने के लिए आए थर्ड साइंटिस्ट, दैट इज रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने ये बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके वो नए सेल्स बनाते हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ओलंपियाड में क्वेश्चन ऑलमोस्ट टच कर ही देता है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे। तो दे डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। नाउ आपके एनसीईआरटी में ये बॉक्स है, ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसके एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। So cells were first discovered by Robert Hooke. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. So सेल्स की फर्स्ट डिस्कवरी किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने, जो कि क्या थे? लिविंग नहीं थे। He observed cells in a cork like with the help of primitive microscope. इन्होंने क्या यूज किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज किया था। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो कौन थे? ल्यूवेनहुक, जो 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जो कि इनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर से फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। मींस फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने की? ल्यूवेनहुक ने डिस्कवरी की। नेक्स्ट जो थर्ड साइंटिस्ट दिए हुए हैं दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया किस चीज का? न्यूक्लियस का। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म को क्वाइन किया फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देन सेल थियरी। सेल थियरी कि ये सेल थियरी की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट ऑफ द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ was presented by two biologists, स्लीडेन 1838 में एंड स्वान ने 1839 में। सेल थियरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चू, जो कि रुडोल्फ वर्चू थे। इन्होंने 1855 में ये सजेस्ट किया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। सो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई? 1940 में। इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से हम सेल्स के ऑर्गेनल्स की स्टडी कर पाते हैं। नाउ आई थिंक आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल के शेप एंड साइज की अगर बात करें तो वो वेरिएबल होता है एंड दे आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। मीन्स सेल का जो शेप होता है, साइज होता है, वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होता है। सेल के शेप की अगर बात करें तो सेल का शेप हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। एक सेल वैसे होते हैं जो कि अपना शेप चेंज करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी इज द व्हाइट ब्लड सेल्स। नाउ मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो होते हैं उनका शेप फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल बताऊं? पॉलीगोनल लिवर सेल। लिवर सेल क्या होता है? पॉलीगोनल। एग्स ऑफ मेनी सेल की बात करें तो स्फेरिकल होता है। स्मूथ मसल फाइबर स्पिंडल शेप्ड होते हैं। नर्व सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। क्रोमैटोफोर्स ब्रांच्ड होते हैं। आरबीसीज एंड इरिथ्रोसाइट डिस्क्वाइड होते हैं। जर्म सेल्स की बात करें तो क्यूबॉइडल होते हैं। बोन सेल्स स्टीलेट होते हैं। फैट सेल्स की बात करें तो ये इलिप्टिकल होते हैं।
सो इस स्लाइड का कंक्लूजन क्या है बेटा? इस स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल का जो शेप होता है उनका शेप फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होते हैं। मीन्स सेल टू सेल वो वेरी करता है, किसी सेल का शेप कुछ और होगा, किसी सेल का शेप कुछ और होगा। नाउ सेल साइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे क्वेश्चन बहुत ही टच करता है स्पेशली ओलंपियाड में। तो बैक्टीरिया, कुछ डेटा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में जो आपको याद रखने हैं। ये डेटा बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। कितनी है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। Egg of an ostrich cell is 18 centimeter and it is one of the largest cell. So largest cell क्या है? Ostrich egg. स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो 5 to 100 माइक्रोमीटर। सो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, नॉट ऑन द साइज ऑफ द सेल। तो इंस्ट्रूमेंट क्या सेल्स की स्टडी करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी थी जे जॉनसन के द्वारा किया गया था, एंड वहीं पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो थी नॉल एंड रुस्का के द्वारा किया गया था। अब सवाल ये नहीं है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है। तो सिर्फ आपको दो पॉइंट याद रखना है। पहला, मैग्निफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं एंड इल्यूमिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन के लिए ग्लास लेंस यूज करते हैं, वहीं पे इल्यूमिनेशन की बात करें तो विजिबल लाइट यूज करते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं, लेकिन इल्यूमिनेशन के लिए विजिबल लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये बेसिकली स्टेज है जहां पे हम स्लाइड रखते हैं और जिस स्लाइड में हमारा सैंपल प्रिपेयर होता है उस स्लाइड को यहाँ पे रख के यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज आई पीस से ऑब्जर्व करते हैं। नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम लगाए हैं, एक है एनिमल सेल का, दूसरा प्लांट सेल का। अगर सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को समझना है ना बेटा, तो उसको तीन पार्ट में हम पढ़ते हैं। पहला, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग इज बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में और फंगल सेल में सेल वॉल भी होता है, लेकिन जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में होते हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म में वेरियस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और आपको क्या क्या पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा थर्ड की बात करें तो लाइसोसोम्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। आपको आपके सिलेबस पे, आपके लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ये 6 ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है। नाउ अब ये जो अंदर में सेंटर में, प्लांट में तो सेंटर में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल बड़ा होता है, तो यहाँ पे एक डेंस ऑर्गेनल होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस है। सो आपको सिर्फ 3 पार्ट पढ़ने हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस एंड तीसरा साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म में आपको ये 6 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने हैं। सो पहले हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सपोज दैट कि ये सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड दीज आर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो कवरिंग है ना, ये कवरिंग को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अब सवाल ये है कि इसका फंक्शन क्या है। ये सेल के अंदर का कंपोनेंट है एंड ये सेल के बाहर का कंपोनेंट है, दैट इज ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ। दिस इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
Got it? This is the external environment and this is the internal environment. So plasma membrane क्या करता है ना बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करता है, सेल के कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, एंड इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल को कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो उसको अंदर करेगा, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बाहर करेगा। दूसरा, ये सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही एंट्री देता है। इट मीन्स कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, इसीलिए इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सवाल ये है कि ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने तो यहाँ एक लाइन से बना दिया है। ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रपोज किए, लेकिन जो बेस्ट मॉडल प्रपोज किए वो प्रपोज किए सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 में, और उस मॉडल का नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एंड दिस मॉडल इज अ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है जो कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है? सपोज दैट कि अगर मैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाई लेयर के बने होते हैं। मेम्ब्रेन किस चीज के बने होते हैं? लिपिड बाई लेयर के बने होते हैं। अभी मैं जो डायग्राम बना रही हूँ, दिस इज लिपिड का एक लेयर एंड दिस इज लिपिड का दूसरा लेयर। सो ये लिपिड के बाई लेयर के बने होते हैं। इट इज लिपिड बाई लेयर, बेसिकली ये लिपिड बाई लेयर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को पूरा स्पैन करता है, और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, इसलिए प्रोटीन दो तरह का होते हैं। नाउ अब इस प्रोटीन से और लिपिड से कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली। सो मेम्ब्रेन के कितने कंपोनेंट हुए? मेम्ब्रेन के टोटल 3 कंपोनेंट हुए। पहला हो गया लिपिड, दूसरा हो गया प्रोटीन, एंड तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है वो है क्या? लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट क्या होगा? लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन अगर उनके कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये जो डायग्राम है ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि बुक में दिया हुआ है। सो ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और इस पे 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन को पूरी तरह से स्पैन करते हैं, उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं, उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन एंड लिपिड से कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं, जिसको शुगर बोलते हैं। नाउ अब सवाल ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट, सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। सपोज दैट कि ये हो गया मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? ये हो गया मेम्ब्रेन। ये मैंने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया जो कि लिपिड बाई लेयर है। मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाई लेयर है। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड बाई लेयर। मेम्ब्रेन कैसा होता है? मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड बाई लेयर होते हैं। सो लिपिड के बने होते हैं, इसीलिए क्या होता है? मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है। सो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अगर एक तरफ, सपोज दैट कि आपका ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है, अगर इस तरफ एक किसी चीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इस तरफ कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जब मूवमेंट होगी उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। सिमिलरली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई से लो होगा, बट ये जो सब्सटेंसेज होंगे ना, ये नॉन पोलर नहीं होंगे। ये क्या होंगे?
ये पोलर होंगे, बट ये क्या होंगे कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज है। सो ये क्या करेंगे, इसके लिए स्पेशल प्रोटीन होगा जो फैसिलिटेट करेगा डिफ्यूजन को, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। मींस डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस किधर से किधर होगा, हाई से लो होगा, बट डिफ्यूजन में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा। दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि हाई से लो हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी क्या होगा, एटीपी होगा। सो ये डिफरेंस है बेटा तीनों में, what is diffusion, what is facilitated diffusion and what is active transport. So diffusion क्या है, it is the movement of substances from a region of high concentration to their low concentration, और क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इट मीन्स इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो रहा है, इसलिए इसको डाउनहिल प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, और क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए इसको पैसिव प्रोसेसेस बोलते हैं। डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन्स, और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हाई से लो होता है। इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पैसिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता इसलिए इसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ये है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन। क्योंकि लो से हाई हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है इसलिए इसे अपहिल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, एंड इट इज कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स। नाउ इस ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन है बट ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन है वाटर का, तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, that is water, from a region of its higher concentration, that is low solute concentration, to a region of lower concentration, that is high solute concentration through a semi permeable membrane। इसको समझते हैं, यहाँ पे क्या है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या आप बता सकते हो कि अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इस सॉल्यूशन में सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन लो होगा, तो लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो ऑस्मोसिस को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर वाटर के टर्म में बोले तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर सॉलिड के टर्म में बोले तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा। In cell, movement of water across plasma membrane is affected by concentration of external solution. Now, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन का टाइप क्या है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? पहला होगा आइसोटोनिक, पहला क्या होगा, आइसोटोनिक, दूसरा होगा हाइपोटोनिक एंड तीसरा होगा हाइपरटोनिक, और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब सवाल ये है कि ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, आपको मैंने क्या सिखाया है, आपको मैंने ये सिखाया है कि साइंस में
कोई भी वर्ड का मतलब समझना है तो उसको 2 वर्ड में स्प्लिट कर दीजिए। कितने वर्ड में स्प्लिट कर दीजिए? 2 वर्ड में स्प्लिट कर दीजिए। सो आइसोटोनिक की बात करें तो यहाँ पे 2 वर्ड है, आइसो एंड टोनिक। वहीं पे हाइपोटोनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 वर्ड है, हाइपो एंड टोनिक। वहीं पे हाइपरटोनिक की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 वर्ड है, हाइपर एंड टोनिक। अब सवाल ये है कि टोनिक तो सब में सेम है, क्या है? टोनिक सब में सेम है। सो आइसो मतलब क्या हुआ? आइसो मतलब होता है सेम। हाइपो की बात करें तो हाइपो मतलब होता है लेस। हाइपर की बात करें तो हाइपर का मतलब होता है मोर। एंड टोनिक का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। सो अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, इसको इस तरह से समझते हैं, सपोज दैट कि ये है एक्सटर्नल सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन हो गया और ये हो गया सेल, एंड सेल में क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या समझना है आपको? यहाँ पे ये समझना है कि ये हो गया आपका एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल सॉल्यूशन। एंड ये इसकी बात करें तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन में और साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होगा तो ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा? ये होगा आइसोटोनिक। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक्सटर्नल सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में लेस होगा तो ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा? ये होगा हाइपोटोनिक। अगर ये मोर होगा तो ये होगा हाइपरटोनिक। क्या होगा? हाइपरटोनिक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होते हैं एंड हाइपरटोनिक क्या होता है। सो एक्सटर्नल सॉल्यूशन 3 तरह के हो गए जो कि अभी हमने समझा। फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक, सेकेंड वन इज द आइसोटोनिक एंड थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक। और ये आप बहुत ही अच्छे से समझना क्योंकि ये हायर क्लास में भी इसका यूज है। जैसे आप क्लास 10th में जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां पे ये इसका कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होता है लाइफ प्रोसेसेस में। सो एक्सटर्नल सॉल्यूशन का टाइप ना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो पहले हम समझते हैं हाइपोटोनिक के बारे में। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? तो पहले हम आते हैं एनिमल सेल पे। तो दिस इज द जो सेटअप दिया हुआ है ये एनिमल सेल का है। सपोज दैट कि ये सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन, और ये सेल है एनिमल सेल जिसके साइटोप्लाज्म है। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है साइटोप्लाज्म से, मतलब कि साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा हाई, लेकिन एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा लो। तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है और पानी ज्यादा है, साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, मतलब मूवमेंट, यहाँ पे एक थंब रूल अप्लाई करिएगा। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वाटर का वो किधर से किधर होगा? हाई सॉल्यूट की तरफ होगा, मतलब लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ होगा। 2 सॉल्यूशन है, सपोज दैट कि ये एक सॉल्यूशन है और ये 2 सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है और इसमें सॉल्यूट लो है, तो कंसंट्रेशन, इसमें वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ हमेशा, चाहे वो आइसोटोनिक हो, चाहे वो हाइपरटोनिक हो, चाहे वो हाइपोटोनिक हो, वाटर का मूवमेंट हमेशा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ होगा। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट किधर कम है? सॉल्यूट कम है एक्सटर्नल सॉल्यूशन में। तो जब यहाँ पे सॉल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन में कम है तो मूवमेंट किधर से किधर होगा? एक्सटर्नल सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म में। और जब वाटर इसमें मूव करेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, सेल स्वेल कर जाएगा एंड स्वेल एंड सेल बर्स्ट हो जाएगा, अगर वो एनिमल सेल है तो। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाता है। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है।
अब यहाँ पे भी जब हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म में, एक्सटर्नल सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म में, क्योंकि एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है और जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म में वाटर का मूवमेंट होगा तो सेल स्वेल करेगा, बट सेल प्रिवेंट्स प्लांट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और ये क्या हो जाएगा, सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। नाउ सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, सेल दो है हमारे पास, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन और साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। सपोज दैट कि ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन है और सेल का साइटोप्लाज्म है, दोनों में सॉलिड का कंसंट्रेशन सेम होता है। मैंने आपको क्या सिखाया है, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर मूवमेंट होगा, जिधर सॉलिड का कंसंट्रेशन लो होगा उधर से हाई सॉलिड की तरफ होगा। मतलब दो सॉल्यूशन है तो जिसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है उधर से उधर होगा जिधर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये थंब रूल है, लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ ही हमेशा मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे तो मैम बोल रहे हो आप कि सॉलिड का कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, साइटोप्लाज्म में भी और एक्सटर्नल सॉल्यूशन में भी। तो याद इधर यहाँ पे वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर भी होगा और साइटोप्लाज्म से एक्सटर्नल सॉल्यूशन की तरफ भी होगा। मींस एक्सटर्नल सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म की तरफ भी होगा और एक्सटर्नल सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म की तरफ भी होगा और साइटोप्लाज्म से एक्सटर्नल सॉल्यूशन की तरफ भी होगा। मींस यहाँ पे वाटर का मूवमेंट तो होगा लेकिन वाटर की जो मूवमेंट होगी वो दोनों तरफ इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पे सेल के साइज में कोई इफेक्ट नहीं होगा और दोनों पे सेम चीजें अप्लाई होगा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पे। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है ना बेटा, यहाँ पे सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। मैंने आपको क्या सिखाया है, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो होगा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट। वाटर का मूवमेंट हमेशा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ ही होगा और जब वाटर का मूवमेंट लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ होगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किस तरह से मूवमेंट होगा। हमने क्या देखा इसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में सॉलिड का कंसंट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, साइटोप्लाज्म से एक्सटर्नल सॉल्यूशन में, और जब वाटर का मूवमेंट साइटोप्लाज्म से एक्सटर्नल सॉल्यूशन में होगा तो साइटोप्लाज्म के वाटर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में आएंगे तो सेल का शेप क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मींस यहाँ पे सेल श्रिंक कर जाएगा और ये जो सेल श्रिंक करते हैं ना, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्योंकि यहाँ पे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। व्हाट अबाउट प्लांट सेल, प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल भी है। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है, यहाँ से अंदर भी आएगा अंदर से बाहर भी जाएगा। तो जब ये साइटोप्लाज्म से वाटर का मूवमेंट होगा इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन तो क्या होगा, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगा बट सेल वॉल एज इट इज रहेगा। और इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इंपॉर्टेंट चीज, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कुछ स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा, इस स्पेस में होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ isotonic, hypertonic, hypotonic solution on plant and animal cell. Next is the plasmolysis. What is plasmolysis? अभी आपको मैंने सिखाया जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है उसको बोलते, उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा और इस तरह के सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। मीन्स withdrawal of protoplast of a plant cell from its wall due to excessive loss of water from cell due to osmotic action. अब ये कब होगा, occurs when a plant cell is placed in hypertonic solution. So plasmolysis कब होगा, जब plant cell को हम hypertonic solution में डालेंगे and it is due to exoosmosis, क्योंकि water अंदर से बाहर आ रहा है इसलिए इसको exoosmosis बोलते हैं। Water first lost from the cytoplasm and then from the vacuole. यूजुअली रिवर्सिबल प्रोसेस है, मीन्स जब इसको
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सेल फिर से अपना शेप रिगेन कर लेगा। एंड द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द shrunken प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज ऑक्यूपाइड बाई एक्सटर्नल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल की बात करें तो दे टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। देन व्हाट इज ऑस्मोसिस? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वाटर, गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। सेल ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, डिफ्यूजन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इंडोसाइटोसिस, और ये किसमें होता है? अमीबा में होता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि किस तरह के प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल की बात करें तो ये वाटर को ऑस्मोसिस के द्वारा लेते हैं। प्लांट रूट में वाटर का अब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? जो ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। डिफ्यूजन कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन लाइफ ऑफ ए सेल। सेल ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय डिफ्यूजन। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नाउ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिकल बैरियर के रूप में काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर बिटवीन इनर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये सेलेक्टेड सॉलिड्स को मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाते हैं, दैट इज स्पेशलाइजेशन। जैसे इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको माइक्रोविलाई बोलते हैं, और ये बेसिकली सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर एब्जॉर्प्शन। Now cell continuity. Cells are interconnected with each other through cell junctions and movement of substances across the cell membrane को भी क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को भी फैसिलिटेट करता है। नाउ सेल वॉल। सेल वॉल की खास बात यह है कि सेल वॉल आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है। सपोज दैट कि अगर मैंने प्लांट सेल बनाया तो प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन ये है, तो ये क्या हो जाएगा? सेल वॉल होगा। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो। नेचर की अगर बात करें तो सेल वॉल जो होता है बेटा रिजिड होता है, सेमी इलास्टिक होता है, सपोर्टिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है एंड फुल्ली परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या था? सिलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो फुल्ली परमिएबल होता है। इससे सब्सटेंसेस अंदर बाहर कोई भी जा सकता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में होता है, फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है एंड कुछ प्रोटिस्ट में होता है। बैक्टीरिया में सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसमें नहीं होता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इनका जो सेल वॉल है, डिफरेंट सेल का सेल वॉल यूनिक कंपोजिशन होता है। प्लांट सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज के बने होते हैं। फंगल सेल वॉल की बात करें तो काइटिन के बने होते हैं एंड काइटिन इज ए होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। काइटिन को फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूअस ओलंपियाड में आपके क्वेश्चंस आते हैं। सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज ग्लूकोज के बने होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज जब मिलते हैं तो सेलुलोज बनाता है, इसलिए ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? अगेन इस मतलब को समझना है, अगेन इस वर्ड को समझना है तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करिए, पॉली एंड सैकेराइड। पॉली मतलब क्या हुआ? मेनी। सैकेराइड मतलब होता है शुगर एंड ग्लूकोज इज ए शुगर। सो सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है अर्थ पे। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है एंड इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। क्यों? क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं सेलुलेज, और सेलुलेज एंजाइम ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रीली परमिएबल होता है वाटर एंड सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन, सेल को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैथोजेन एंड मैकेनिकल इंजुरी,
permits the cell, plants, fungi and bacteria to survive in very little, that is very dilute, that is hypotonic solution without bursting. Now next one is the nucleus. nucleus सेल का बहुत ही important part है। न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एज इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। मीन्स जितने भी सेलुलर एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस के शेप एंड साइज की बात करें तो वेरिएबल होता है, किसी में स्फेरिकल हो सकता है, किसी में राउंडेड हो सकता है, किसी में सिलिंड्रिकल, किसी में ओवल, एंड इट इज ए लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। सेल का जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आपको ओलंपियाड में आ सकता है। नाउ लोकेशन की बात करें तो एनिमल सेल में क्योंकि वैक्यूल नहीं होता तो उसमें सेंट्रल पोजिशन पे होगा। यंग प्लांट सेल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं तो उसमें भी सेंट्रल पोजिशन पे होगा, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेल न्यूक्लियस जो होगा वो पेरिफेरल पोजीशन में होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है मैच्योर प्लांट सेल में। सेल की न्यूक्लियस की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। दिस इज द न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने देख रहा है ये एक मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन ये है, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, उनके बीच में पोर्स होते हैं और उस पोर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, दैट इज डीएनए। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोलस। एंड इनके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर की तरफ होगा टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होगा उसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। ये किससे होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। एंड दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर, क्योंकि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसके बीच में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस में डालेगा, न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म में डालेगा। सो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। इसका नेचर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है, कोलॉइडल सब्सटेंसेस होता है। इसमें दो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियोलस कोई भी मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं होता है, मींस इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। नंबर की बात करें तो 1 और मोर भी हो सकते हैं। प्रोटीन्स एंड आरएनए रिच होते हैं। एंड न्यूक्लियोलस की खास बात यह है कि ये राइबोसोम फॉर्मेशन का साइट है। राइबोसोम कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके ओलंपियाड में, तो इसीलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। नाउ जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन मटेरियल। अब जो सेल होते हैं वो दो तरह के सेल होते हैं, पहला तो डिवाइडिंग सेल होते हैं और दूसरा नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं। दूसरा क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल की अगर हम बात करें, पहले आते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल पे। नॉन डिवाइडिंग सेल्स की बात करें तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डीएनए जो होते हैं वो इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की स्ट्रक्चर का होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। लेकिन जो बेटा डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, ये इंटैंगल्ड मास क्या होते हैं? कंडेंस्ड होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? क्रोमोजोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोजोम बनाते हैं। क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोजोम का अगर कंपोजिशन मैंने बताऊं तो ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बेसिक प्रोटीन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में आएगा, याद रखिएगा। व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड इनटू क्रोमोजोम्स।
सो अगर सेल डिवाइडिंग है तो क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा, अगर सेल नॉन डिवाइडिंग है तो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होगा। नाउ क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में ही दिखता है। इसमें डीएनए, प्रोटीन्स एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड कुछ आरएनए होते हैं। एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है? सपोज दैट कि ये क्रोमोसोम है और यहाँ जहाँ पे ये सारे अटैच होते हैं जिस पॉइंट से, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सो ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द डिस्क। सेंट्रोमियर के साइड में दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन के टाइम में ये स्पिंडल फाइबर से अटैच कराता है। सो सेंट्रोमियर्स की बात करें तो ये 2 क्रोमैटिड ऑफ ए क्रोमोसोम को होल्ड करता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है और ये सारे स्पेसीज के लिए फिक्स्ड होता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब 1 सेट क्रोमोसोम। न्यूक्लियस की फंक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल। सपोज दैट कि ये सेल है, एक सेल बना देगा क्या? डिवाइड करके 2 सेल, और जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल 2 सेल बनाता है उसको बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। ऑलवेज प्ले ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट in determining the way the cell will develop and what form it will be exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. Now आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो बेसिकली क्या है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मैं ओवरऑल फिगर बताती हूँ आपको। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, सबसे बड़ी बात प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये एब्सेंट होता है। अब आप पूछोगे मैम ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब वैसा न्यूक्लियस जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर इन्वेलप से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। सो जिसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है उसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अगर इस प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है, लाइन है जिस सेल को कवर कर रहा है साइटोप्लाज्म को, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होते हैं। सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होते हैं एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अब ये जो आप देख रहे हो ना सेंटर में, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। बट ये जेनेटिक मटेरियल ना, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूक्लियाइड लिखा है। न्यूक्लियाइड क्या है? सेल के साइटोप्लाज्म का वह जगह जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। एक बार फिर से सुनिए, न्यूक्लियाइड क्या होता है? न्यूक्लियाइड साइटोप्लाज्म का वह जगह होता है जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल जहां प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड बोलेंगे। मीन्स यहाँ पे हमने 2 चीज पढ़ा। पहला तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो उसके जगह क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियाइड क्या होता है? सेल का वह जगह जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। पहला फीचर्स हुआ प्रोकैरियोटिक सेल्स का। दूसरा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब आपके बुक में क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. Such undefined nuclear region containing only nucleic acid, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। जो अभी बताया वही लिखा है।
Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स दो वर्ड से बना है, प्रो एंड कैरियोट। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरियोन या न्यूक्लियस। Organisms with cells having nuclear membrane are called eukaryotes. जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको यूकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल्स also like most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cells, means membrane bond organelles. membrane bond organelles absent होते हैं। membrane bond organelles क्या होते हैं? जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, these are membrane bond organelles. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. Chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, जो कि back-legged structure है, but not with plastids as in eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट क्या राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं? नहीं, राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। और प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यू एंड कैरियोन दो वर्ड से बना है। यू मतलब होता है ट्रू और वेल डेवलप्ड, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस है। तो cells which have well defined nucleus, its nuclear region is surrounded by nuclear membrane. इसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं, बॉन्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं। सो ये जो टेबल है वो पूरी तरह से आपको समझा देगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आते हैं साइज पे। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनका साइज लार्ज होता है, दैट इज 5 to 100 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, न्यूक्लियर रीजन सराउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन क्या 70S भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में? यस, आंसर इज यस। यूकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए डीएनए का अमाउंट कम होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए डीएनए का अमाउंट ज्यादा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। एनिमल सेल्स का, यूकैरियोटिक सेल्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगल सेल। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। और ये आपके एनसीईआरटी बुक का डिफरेंसेस है, टेबल है जो कि डिफरेंस बता रहा है। जैसे साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली स्मॉल होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स का 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं एंड इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मींस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम मोर देन 1 होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ वायरसेस की बात करें तो वायरसेस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरसेस लिविंग तब होता है जब किसी होस्ट, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर रहेगा तब तक वो लिविंग नहीं होता है। नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इट इज अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नेचर क्या है? जेली लाइक सेमी फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच होता है। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाऊं तो न्यूक्लियस बेटा अभी हमने पढ़ा है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, बट न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं। एंड दिस इज द क्या है? ये है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। नाउ अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है?
सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि न्यूक्लियस में जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये किसके किसके बीच में प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म के पार्ट्स है, अब ये तो एक हो गया फ्लूइड मैट्रिक्स। दूसरा, इसमें क्या होता है ना कि इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। उस ऑर्गेनल्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट होते हैं, एक तो साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल कौन सा होगा, फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल। ये विस्कस होता है, नियरली होमोजीनियस होता है, क्रिस्टलोकोलॉइड लिक्विड होता है। इसमें वाटर्स होते हैं, आयंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है। नाउ सेल ऑर्गेनल, ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि एम्बेडेड होता है साइटोसोल में, एंड इट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन। यूकैरियोटिक सेल्स परफॉर्म सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज to support their complicated structure and function. So the membrane bond organelles are present in eukaryotic cells but absent in prokaryotic cells. Now cell organelle. Each and every cell is bonded by membrane which keeps its internal contents separate from the external environment. सेल्स में बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते हैं और मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं भी होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनको बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज करने की जरूरत होती है जो उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सपोर्ट करता है। So to keep their different activities separate from each other, cells have developed membrane bond organelles between themselves. और सेल ऑर्गेनल जो होते हैं नंबर ऑफ कवरिंग के बेसिस पे 3 तरह का होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल एंड मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये 3 ऑर्गेनल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हैं। वहीं पे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स है। लेकिन मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल क्या है, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स है। तो आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने हैं। जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी किए थे वो पोर्टर ने किए थे, एंड इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के जैसा होता है, मींस ये भी क्या होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बेटा तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 1 एंड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसका 1 एंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा। जो दूसरा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, और जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसका बेसिस होता है। तो यहाँ पे बेसिस क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जिसको प्यार से RER भी बोलते हैं। इस पे राइबोसोम एब्सेंट होगा उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसको प्यार से ACR बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या हो गया, वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, और जब भी राइबोसोम अटैच होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होंगे वो एक्टिव सेल्स होंगे। मीन्स वैसे सेल्स जिसमें RER प्रेजेंट होगा उसको एक्टिव सेल्स बोलते हैं, मीन्स RER एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होंगे। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो वो ग्रैन्युलर अपीयरेंस देता है, रफ अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। सपोज दैट कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, सो इसके ऊपर ना राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से ये माइक्रोस्कोप में ग्रैन्युलर अपीयरेंस देता है। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है उनके सरफेस पे, और ये स्मूथ दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये पेरिफेरल होता है, मे डेवलप फ्रॉम आरईआर एंड मे बी कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या होगा, ये फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड सिंथेसिस करता है जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं वो बिल्डिंग होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस टर्म को आप अच्छे से याद रखिएगा, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं वो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो कि प्रोटीन्स होंगे बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सरफेसेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, एसीआर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल में इन्वॉल्व होता है, एंड इट सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus को डिस्कवर किन्होंने किया था, कैमिलो गोल्गी ने इन 1898 में। दिस इज कैमिलो गोल्गी consist of membrane bond fluid filled vesicles, tubules and flattened cisternae which are arranged parallel to each other in stacks। मीन्स ये गोल्गी apparatus का डायग्राम है जो इस तरह से अरेंज होते हैं फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी जो कि स्टैक्स में अरेंज होता है। These membranes have connections भी with the membrane of endoplasmic reticulum। गोल्गी apparatus की अगर हम बात करें तो दो फेस होता है, एक फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है और दूसरा फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है इसको सिस फेस बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और या फिर इसको कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो होता है उसको ट्रांसफेस बोलते हैं, या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, या फिर कॉनकेव फेस भी बोलते हैं। तो ये हो गया किस चीज का, गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर, और इस तरह से स्टैक्स में होते हैं। दूसरा, प्लांट्स में गोल्गी apparatus की बात करें तो वो स्मॉल सब यूनिट्स में अनकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं। यहाँ जो कनेक्टेड है ना ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये अनकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो प्लांट्स में गोल्गी apparatus को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। गोल्गी apparatus का फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी सब्सटेंसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं ना, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो लिपिड हो, उनका क्या करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है एंड पैकेजिंग करता है फॉर द फाइनल ट्रांसपोर्ट ऑन द डेस्टिनेशन। मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक होता है, डिस्पैच होता है वेरियस टारगेट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल through Golgi apparatus, means it is chiefly secretory in function, also involved in formation of lysosome, cell wall and plasma membrane। lysosome, cell wall and plasma membrane के formation में भी involve होता है, plays important role in the formation of acrosome of sperms। एंड ये बॉक्स दिया हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड इस बॉक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है ना, दैट इज ब्लैक रिएक्शन। व्हाट इज ब्लैक रिएक्शन? Black reaction is a method of staining individual nerve and cell structure। individual nerve and cell structure को जो staining का मेथड है ना उसको black reaction बोलते हैं, that is important। Now lysosome। lysosome जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो थे क्रिश्चियन डी डूब। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम की बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स होते हैं फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है और इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आरईआर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? आरईआर के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं।
एंड इट इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। ये क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। एंड इट इज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज बोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स है। फॉरेन मटेरियल्स जो सेल के अंदर आते हैं, दैट इज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम व्हिच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लाइसोसोम की बात करें तो एबल टू डू इट्स बिकॉज इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। So during the disturbance in cellular metabolism, lysosome may burst at the enzyme digest their own cell. That is when the cell gets damaged. इसको suicidal bag of the cell भी बोलते हैं। Next one is the mitochondria. Mitochondria की डिस्कवरी कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिए थे बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नंबर की बात करें तो वो डिफर करता है, वो उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन्स। आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन होता है जिसकी वजह से वो पोरस होता है। ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। वहीं पे इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनफोल्डिंग होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनफोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं। और इस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? इस इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी क्रिस्टा पे क्या होता है? ऑक्सीजोम होते हैं। ऑक्सीजोम जिसको F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है? आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में पोरीन्स नहीं होते हैं। ये इम्परमिएबल होता है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस क्रॉस करते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्टर, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये डीपली फोल्डेड होता है। इन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टा में स्टडीड होते हैं स्मॉल राउंडेड बॉडीज जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं, जो बेसिकली F0 F1 पार्टिकल है। और ये एटीपी के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फॉर द वेरियस प्रोसेसेस। सो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो होमोजेनियस डेंस सब्सटेंसेस से फिल होते हैं जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें ऑन सर्कुलर डीएनए होता है जो कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। 70s टाइप राइबोसोम होता है जो कि हेल्प करता है उनके ऑन प्रोटीन्स एंड दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. इनमें DNA और राइबोसोम्स खुद होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन खुद ही बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसलिए इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स और फॉर मैकेनिकल वर्क। Since the mitochondria synthesize energy rich molecule that is ATP, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल आपको पढ़ने हैं दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था ई हिकल के द्वारा इन 1866। ये प्लांट सेल में होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट में होते हैं। Specialized to synthesize and store organic substances। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें भी सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स होते हैं। सो दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स एंड हेंस सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। सो सेमी ऑटोनोमस दो ऑर्गेनल है, पहला प्लास्टिड्स एंड दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। पहला प्लास्टिड एंड दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये क्रोमा मीन्स कलर होता है, इट इज ए कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन। अकर्स इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स, कैरेट्स। कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स जिसको कैरोटीनोइड्स बोलते हैं इंक्लूडिंग कैरोटीन एंड जैंथोफिल विच प्रोवाइड येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर टू द फ्लावर्स।
fruits to attract animals for pollination. ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, मीन्स ल्यूकोप्लास्ट इज ए कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टार्च स्टोर होता है इसमें। एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें प्रोटीन के स्टोरेज होते हैं। इलियोप्लास्ट की बात करें तो इसमें लिपिड स्टोरेज होता है। नाउ क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, इट इज ए ग्रीन कलर प्लास्टिड। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, एंड क्लोरोफिल ही ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा में कुछ क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्वाइंस स्टैक होते हैं कुछ इस तरह से जो क्वाइंस स्टैक होते हैं। तो सिंगल क्वाइन को क्या बोलते हैं? सिंगल क्वाइन को बोलते हैं थीलाक्वाइड। सिंगल क्वाइन को क्या बोलेंगे? थीलाक्वाइड। अब ये जो थीलाक्वाइड क्वाइंस के फॉर्म में स्टैक होते हैं इसको बोलते हैं ग्रैना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैना। So this is one grana, this is another grana और this is another grana। एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से जिस ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं और राइबोसोम 70S होता है। इसके अलावा सर्कुलर डीएनए भी होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, इसलिए ये ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। एंड इनके अलावा स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड की बात करें तो पहला फंक्शन, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू अट्रैक्ट एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन स्टार्च एंड ऑयल्स में जो स्टार्च का स्टोरेज होता है माइलोप्लास्ट होता है, प्रोटीन का एल्यूरोप्लास्ट एंड ऑयल का एलियोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन टू गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को टोनोप्लास्ट बोलते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड कंटेंट्स, स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स होता है बट प्लांट्स में, मैच्योर प्लांट्स में जो होता है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। सो सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट की बात करें तो they occupy 50 to 90% of the cell volume due to which nucleus and other cell organelles are pushed to the sides। वैक्यूल के चार टाइप होते हैं, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। सैप वैक्यूल की बात करें तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप जो प्लांट में होते हैं, इसमें सेल सैप होते हैं इसलिए इसको सैप वैक्यूल भी बोलते हैं। एंड इट इज द बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। These vacuoles store amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. They provide turgidity and rigidity to the plant cells and also required for absorption of water. नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। वहीं पे फूड वैक्यूल की बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जैसे अमीबा एंड अदर प्रोटोजोन्स। इसमें फूड पार्टिकल्स, दे कंटेन फूड पार्टिकल्स इंजेस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल एंड सिंपलर पार्टिकल्स में। नाउ गैस वैक्यूल, कुछ प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल होते हैं। ये क्या करता है? दे कंटेन मेटाबॉलिक गैसेस व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग द buoyancy of the cell and it is not surrounded by membrane। फंक्शन ऑफ वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। फंक्शन एज ए डंप हाउस ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द प्लांट सेल्स। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सेल में। ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? चार डिफरेंस आप याद रखिएगा। पहला साइज, एनिमल सेल का साइज जनरली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। सेल वॉल की बात करें तो एब्सेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स मेनी स्मॉल एंड टेम्पोररी होते हैं।
लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंड मोस्ट प्लांट सेल्स हैव परमानेंट एंड लार्ज सैप सेंट्रल सैप वैक्यूल। सेल डिवीजन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल डिवीजन। न्यू सेल डिवीजन क्या होता है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंज्यूर्ड सेल्स टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यू सेल्स बनते हैं। सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है तो उस प्रोसेस में माइटोसिस होता है। मियोसिस की अगर हम बात करें तो एक सेल से चार सेल बनते हैं। So process by which most of the cells divide for growth, it is mitosis। growth के लिए जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो डिवीजन होता है that is meiosis। meiosis किसके लिए होगा, it is for गैमेट फॉर्मेशन। किसके लिए होगा, गैमेट फॉर्मेशन। माइटोसिस में क्या होता है, each cell called mother cell divides to form two identical daughter cell and daughter cells have same number of chromosome as the mother cell। मीन्स माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा और जो मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे वही डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। सपोज दैट इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही होंगे। लेकिन मियोसिस की बात करें तो जब एक सेल डिवाइड करते हैं मदर सेल तो ये 4 सेल बनाता है। सपोज दैट इसमें 4 सेल है तो सारे डॉटर सेल्स में 2 ही क्रोमोजोम्स होंगे। सपोज दैट इसमें 4 क्रोमोजोम है तो सारे डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोजोम्स भी होंगे। तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनका क्रोमोजोम नंबर हाफ होता है एज कंपेयर टू मदर सेल्स। नाउ व्हाट यू हैव लर्नड, बहुत सारे हमने चीजें सीखी। पहला, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेल आर इंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, cell membrane is an active part of the cell। it regulates the movement of materials between the ordered interior of the cell and the outer environment। सेल मेम्ब्रेन सेल का एक्टिव पार्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट एंड इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट टू एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल composed mainly of cellulose located outside the cell membrane। presence of cell wall enable the cells of plants, fungi, bacteria to exist in a hypotonic media without bursting। तो हाइपोटोनिक मीडिया में सेल वॉल प्लांट्स, फंजाई और प्लांट्स बैक्टीरिया को इनेबल करता है सर्वाइव करने के लिए। न्यूक्लियस इन यूकेरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इज ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये फंक्शन करता है बोथ पैसेजवे फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स दैट फंक्शन इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल। मोस्ट प्लांट सेल्स हैव ए लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, विच आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि इसी में कंसिडर किया है क्रोमोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल जिसको उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज स्टोरेज। Most mature plant cells have a large central vacuole that helps to maintain the turgidity of the cell and stores important substances including waste। Prokaryotic cells have no membrane bond organelles. Their chromosomes are composed of only nucleic acids and they have only very small ribosomes and organelles। Cells in organisms divide for growth of body and replacing dead cells for forming gametes for reproduction। जो ग्रोथ के लिए डिवीजन होता है उसको माइटोसिस बोलते हैं, जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए डिवीजन होता है उसको बोलते हैं मियोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर इंफॉर्मेटिव फॉर यू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। इस चैनल पे हम ओलंपियाड के भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट कि आप लोग ओलंपियाड में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकें। इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।